जीएस गुरु आशु जी चैनल पर मैं आपका दोस्त आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अनियमित रूप से की हुई कड़ी मेहनत बड़ा परिणाम नहीं देती है, जबकि नियमित रूप से की हुई थोड़ी मेहनत भी बहुत बड़े परिणाम देती है। और उन्हीं परिणाम में साकार होगा अपना यह सपना कि हम इस लॉकडाउन के समय में घर बैठे बैठे छोटा छोटा समय पढ़ाई के लिए निकालकर अपनी पढ़ाई को अनवरत रखेंगे। और जब विद्यालय खुलेगा तो हम एक उन्नतिशील विद्यार्थी के रूप में कक्षा में प्रवेश करेंगे और हमें कोई चीज नई नई नहीं लगेगी। जब हम विद्यालय खुलेगा तब हम विद्यालय में जब प्रवेश करेंगे और कक्षा में जब अध्यापक जी पढ़ा रहे होंगे तो हमें कोई चीज नई नई नहीं लगेगी, क्योंकि वो हमारी पहले से दोहराई हुई है। और प्रगतिशील विद्यार्थी वही है जो पहले पढ़ के जाए, क्लास में प्रश्न पूछे और अपनी शंकाओं का समाधान उसी समय गुरुजी से पूछ कर ले। तो वही विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां समय दर समय चढ़ता जाता है, वरना सफलता में विलंब हो जाता है। तो मैं आपका दोस्त आशुतोष, आप देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लेसन 2 ह्यूमन सिस्टम में। हम पढ़ चुके हैं पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। हमने पाचन तंत्र में देखा कि मतलब मनुष्य का शारीरिक संगठन अंग तंत्र इस तरह का होता है। तो हमने पाचन तंत्र में देखा कि उसमें भी अंग तंत्र पाए जाते हैं, मुख, ग्रीष्णी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत ग्रंथि, अग्राशय ग्रंथि, लार ग्रंथि। फिर हम आए श्वसन तंत्र में। तो श्वसन तंत्र में हमने देखा नाक, स्वर यंत्र, ग्रसनी और श्वास नली और फेफड़े, ये श्वसन तंत्र के अंग थे। उसके बाद में हमने देखा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने देखा कि रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां उनके मुख्य अंग थे। फिर हम आए उत्सर्जन तंत्र में। उत्सर्जन तंत्र में हमने देखा कि वृक्क, मूत्र नलियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये सब मतलब उत्सर्जन तंत्र के अंग थे। आज हम पढ़ेंगे जनन तंत्र। जनन तंत्र एक महत्वपूर्ण तंत्र है। इस प्रकृति के स्थायित्व को बनाए रखने वाला तंत्र है। अगर इस प्रकृति में जनन तंत्र नहीं होता है तो प्रकृति पर फुल स्टॉप लग जाता है और किसी भी प्राणी की आगे जाति का विकास नहीं हो पाता या जाति बनी हुई नहीं रह सकती। तो जैसे हम देखते हैं, आप देखते हो अपने आसपास में पेड़ दिखाई देते हैं आपको। आप देखते हो एक निश्चित समय आता है तब उसमें फूल लगते हैं, एक निश्चित समय आता है तब उसमें बीज बनते हैं फल लगकर। और आप बाजार में भी जाते हो, हम देखते हैं सब्जियां आती है तो सब्जियों को हम खाते हैं, लेकिन उनके बीज को हम जो बीज नहीं खाने लायक होते हैं उनको छोड़ देते हैं और उनको गिरा देते हैं, तो वो अपने आप ही एक नए पेड़ को जन्म देते हैं। यही जनन तंत्र है कि एक नए जीव को उत्पन्न करना। जनन तंत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एक पेड़ अपने जीवन काल में हजारों बीज उत्पन्न करता है, लाखों बीज उत्पन्न करता है और उन बीजों से लाखों पेड़ बनते हैं। तो वह पेड़ अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बीज उत्पन्न करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण तंत्र हो गया जनन तंत्र। ठीक है, अब जनन तंत्र महत्वपूर्ण हो गया, लेकिन जनन की विधियां कौन कौन सी होती है? जनन की विधियां इस संसार में और इस प्रकृति के अंदर बहुत प्रकार की जनन की विधियां हैं, क्योंकि जो भी सजीव प्राणी हैं इस प्रकृति में, जो भी सजीव प्राणी हैं, जैसे कोरोना वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। क्यों? क्योंकि जब ये किसी सजीव के शरीर के बाहर होता है तो एक निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, लेकिन जब ये किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है और कोशिका में प्रवेश करता है तो अपना गुणन करने लग जाता है, अर्थात वो अपना जनन करने लग जाता है, अपनी संख्याओं में वृद्धि करने लग जाता है। तो किसी भी जो भी सजीव है वो सभी जनन करते हैं और उनमें अलग अलग प्रकार की विधियां होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों।
कौन कौन सी विधि हो सकती है जनन की? जनन की मुख्य रूप से 3 प्रकार की विधि होती है। एक होती है लैंगिक जनन, एक होती है अलैंगिक जनन और एक होती है कायिक जनन। इन सब के अंदर सबसे उन्नत विधि जो है वो है लैंगिक जनन। कैसे है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कायिक जनन को। कायिक जनन में आपने अपने चारों ओर सामान्यतः देखा होगा कि कभी कभी आप घर में आलू लाते हो। आलू एक सीजन ऐसी आती है जब आलू में आंख उगाती है, यानी वो आलू में कलियां निकल आती है। उन कलियों को अगर हम काट के जमीन के अंदर बो दें तो कुछ समय पश्चात वो एक आलू का पेड़ बना लेती है। तो ये विधि होती है जनन की कायिक विधि। और ये ऐसे पौधे या जीव जंतुओं के अंदर होती है जिनके अंदर बीज बनने में, या मतलब जिनके अंदर लैंगिक या अलैंगिक विधि या तो असंभव नहीं है या तो संभव नहीं है, या फिर संभव है तो बहुत लंबे समय तक जीव विकसित होने में लगता है, इसलिए कायिक जनन विधि होती है। फिर दूसरी आती है अलैंगिक जनन विधि। अलैंगिक जनन विधि के अंदर ऐसे जीवों के अंदर होती है जिसके अंदर एक ही प्रकार का, यह अलैंगिक जनन के अंदर जनक एक ही जनक भाग लेता है। इसमें कोई नर या मादा जनक नहीं होता, या तो नर जनक होता है या मादा जनक होता है, और वो एक अकेला जीव ही नए जीव की उत्पत्ति करता है। ठीक। अलैंगिक जनन की विधियों में आपने एक चलने वाली सामान्य प्रचलन में विधि है, सुना होगा आपने नाम मुकुलन। मुकुलन ईस्ट में पाई जाती है। आपने सुना भी होगा कि कोशिका होती है, उस कोशिका के ऊपर एक प्रवर्ध के रूप में निकलती है छोटी सी कलिका के रूप में, और वो कलिका बड़ी होती जाती है और अलग होकर नया जीव बना लेती है। ये मुकुलन है। और बहुत सारी है, जैसे बीजाणु जनन हुई ऐसे। तो मतलब ये जो अलैंगिक जनन की विधि है ये भी महत्वपूर्ण विधि है और हमारे आगे आएगी, हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधि 9वीं क्लास में, आगे के लेसन में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं फिर हम आते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन सर्वाधिक उन्नत विधि है। सर्वाधिक उन्नत विधि क्यों है? क्योंकि इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, एक माता और एक पिता, यानी एक नर और एक मादा। क्योंकि उन्नत क्यों है? उन्नत इसलिए है क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय होता है, निषेचन होता है, संकरण होता है, अर्थात 2 उन्नत जीव जो हैं उनके युग्मक आपस में संलयन करते हैं और संलयन करके युग्मनज बनाते हैं, जिससे गुणों में अभिवृद्धि होती है और जाति की मतलब उसकी स्थायित्व में बढ़ोतरी होती है। वो ज्यादा स्थायी जीव होता है, वातावरण के ज्यादा अनुकूल हो सकता है वो। तो इस प्रकार लैंगिक जनन एक उत्तम विधि है। आज हम पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र के बारे में। मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव जनन तंत्र में हम देखेंगे कि जनन तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए है। और जैसा इसके अंदर मानव के अंदर जनन तंत्र पाया जाता है, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, अर्थात इसमें नर जनक और मादा जनक 2 होते हैं। ठीक। ये द्विलिंगी प्रक्रिया हो गई। द्विलिंगी प्रक्रिया यानी इसके अंदर नर अलग होता है और मादा जनक अलग होती है। ठीक। अब द्विलिंगी प्रक्रिया के साथ इसमें क्या प्रक्रिया होती है? निषेचन प्रक्रिया। निषेचन प्रक्रिया हम विस्तार से आगे भी देखेंगे, लेकिन यहां देखते हैं तो जो शुक्राणु बनते हैं और अंडाणु बनते हैं उनके संयुग्मन को निषेचन प्रक्रिया कहते हैं, और उनके संयुग्मन से जो बनने वाला मतलब जीव है उसको युग्मनज कहा जाता है। यह युग्मनज आगे बढ़कर वृद्धि कर भ्रूण में परिवर्तन होता है और इस भ्रूण का माता के शरीर के अंदर रोपण होता है, और माता के शरीर में रोपण होने के बाद में एक निश्चित समय 9 माह के बाद में संपूर्ण जीव के रूप में वो विकसित होता है और प्रसव द्वारा वो इस संसार में अवतरित होता है। तो ये एक जनन प्रक्रिया है जो जाति के अस्तित्व को बनाए रखने की विधि है। अब हम आगे देखते हैं जनन तंत्र के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनन तंत्र विकसित होने के लिए हमारे मनुष्य शरीर के अंदर एक अवस्था आती है जिसको कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था प्रत्येक जीव जो है उसमें किशोरावस्था आती है, और किशोरावस्था का मतलब ये होता है कि उनके जनकों की विकसित होने की अवस्था, जनन तंत्र की विकसित होने की अवस्था होती है, जो लड़कों में 14 से 15 साल होती है और लड़कियों में 12 से 13 साल होती है। अब इनके विकसित होने के लिए निश्चित हार्मोन जो है वो सहयोग करते हैं। वो निश्चित हार्मोन हम आगे देखेंगे।
इनकी किशोरावस्था के बारे में हमें ज्ञान होता है गौण लैंगिक लक्षणों से। गौण लैंगिक लक्षण सबके अलग अलग होते हैं, जैसे लड़कों में आवाज का भारी होना, मसल्स का मजबूत होना, हड्डियों का भारी होना और शरीर का मजबूत होना और शरीर में दाढ़ी मूंछ का आना। ठीक, उसी प्रकार लड़कियों के अंदर आवाज का महीन होना, वजन का हल्का होना और इस प्रकार ये गौण लैंगिक लक्षण हो गए। फिर गौण लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है, जिम्मेदार हार्मोन, नर में एक जिम्मेदार हार्मोन होता है, शायद आपको नाम पता होगा, वो हमारी आगे भी आएगा। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब मादा में जो गौण लैंगिक लक्षण के लिए जो हार्मोन है वो है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है उसका? एस्ट्रोजन हार्मोन। अब हम देखेंगे कि यह हार्मोन आते कहां से है, वो आगे भी देखेंगे। फिर अगली बात आती है संवाद की। तो ये जो अवस्था होती है मनुष्य के जीवन की सबसे विशेष अवस्था होती है। इस अवस्था के अंदर मतलब मनुष्य एक कच्चे घड़े के समान होता है और उसके माता पिता एक कुम्हार के समान होते हैं। अगर इस अवस्था के अंदर उसके माता पिता उसे अच्छे से कम्युनिकेशन संवाद स्थापित करते हैं तो मनुष्य का स्वस्थ और सफल विकास होता है। वरना इस अवस्था के अंदर मनुष्य जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में बहुत भ्रमित स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से उनके विकास अवरुद्ध हो जाता है और उस विकास को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए माता पिता को एक कदम आगे बढ़ के उनसे संवाद स्थापित करना चाहिए। ठीक है, जिससे उनका स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब आगे कि किशोरा अवस्था के बाद में जब विकसित हो जाते हैं तो फिर हम देखेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र मनुष्य शरीर के अंदर एक द्विलिंगी प्रक्रिया होने के कारण एक नर जनन तंत्र होता है, एक मादा जनन तंत्र होता है। नर जनन तंत्र के दो भाग होते हैं। नर जनन तंत्र के दो भाग होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर होता है वर्षण, वर्षण यानी टेस्टिस। प्राथमिक लैंगिक अंग यानी वर्षण, ये वर्षण जो है वो महत्वपूर्ण नर जनन अंग होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है और इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, इसका महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि इसमें एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं शुक्र जनन। क्या कहते हैं? शुक्र जनन। शुक्र जनन अर्थात हम जानते हैं हमारे शरीर के अंदर, सारे शरीर के अंदर कोशिकाएं होती है। उन कोशिकाओं को हमने देखा कोशिका सिद्धांत, आगे हम पढ़ेंगे कोशिका, जहां पढ़ेंगे वहां पे कि कोशिका सिद्धांत स्लीडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने दिया था कि कोशिका, एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका उत्पन्न होती है विभाजन से। अब ये विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के विभाजन होते हैं। पहला होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मनुष्य शरीर के अंदर ये कोशिका है, इसमें 46 गुणसूत्र हैं। समसूत्री विभाजन की अवस्था में ये अपना विकास करेगी और अपने पोषक पदार्थों को बढ़ाएगी और अपने गुणसूत्रों की संख्या डबल कर लेगी, और जब अंतिम अवस्था में इसका विभाजन होगा तो दो कोशिका बन जाएगी। इन दोनों कोशिकाओं के अंदर 46 गुणसूत्र होंगे। कितने? 46 गुणसूत्र, यानी ये द्विगुणित कोशिकाएं हैं, अगुणित नहीं है। ये समसूत्री विभाजन हो गया, यानी ये समान प्रकार की कोशिका बनती है और ऐसा विभाजन शरीर की सभी कायिक कोशिकाओं में होता है। लेकिन ये मान लो एक जनक कोशिका है। अब इस जनक कोशिका के अंदर क्या होता है? ये पदार्थ ग्रहण करके विकसित होती है, लेकिन 46 गुणसूत्र के 92 गुणसूत्र नहीं होते इसमें। इसमें 46 के 92 गुणसूत्र नहीं होने के कारण जब इसका विभाजन होता है तो विभाजन होकर अंत में जो अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था होती है उसमें जो विभाजन होता है तो उसमें दो कोशिकाएं बनती है, एक में 23 गुणसूत्र और एक में 23 गुणसूत्र। तो इस प्रकार 23 गुणसूत्र हो जाने के कारण वो एक अगुणित कोशिका हो गई। और मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि शुक्र जनन जो है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो शुक्र जनन में तो वर्षण के द्वारा पहला काम किया जाता है शुक्राणु निर्माण का।
पहला कार्य किया जाता है शुक्राणु निर्माण का, और दूसरा कार्य किया जाता है हार्मोन स्रवण का। अब ये हार्मोन स्रवण आप देखिए, यहाँ रिलेशन कीजिए तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वर्षण के द्वारा स्रावित किया जाता है, जो नर में गौण लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है। ठीक, उसके जनन अंगों को विकसित करता है, गौण लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है। फिर आते हैं आगे द्वितीयक अंग में। द्वितीयक अंग, मनुष्य शरीर के अंदर शुक्राणु के बाद में वर्षण के बाद में द्वितीयक अंग आते हैं। द्वितीयक अंग में वर्षण कोश। हमारे शरीर को प्रकृति ने इस प्रकार से बनाया है कि हमारे शरीर की हर एक रचना एक अद्भुत इंजीनियरिंग है, क्योंकि शुक्राणु जो है वो हमारे शरीर के जो 37 डिग्री तापमान होता है उस तापमान पर परिपक्व नहीं हो पाते और सक्रिय नहीं हो पाते। इसलिए प्रकृति के द्वारा वर्षण कोश की व्यवस्था की गई है, और ये जो है वर्षण, ये वर्षण कोश में रहते हैं, जिससे जो वर्षण का तापमान है वो शरीर के तापमान से 1-2 डिग्री कम रहता है, जिससे शुक्राणु परिपक्व और मैच्योर हो। अब ये वर्षण कोश उनको सुरक्षित रखता है। किसको सुरक्षित रखता है? वर्षण को। वर्षण कोश से बाद में आते हैं शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी सेम टू सेम वैसी नलिका है जो मूत्रवाहिनी थी, मूत्रवाहिनी के जैसी नलिका। अब शुक्रवाहिनी का कार्य यह है कि वर्षण में जो शुक्राणु निर्माण हुए उनका ट्रांसपोर्ट करना, और कुछ इसमें तरल पदार्थ भी स्रावित होते हैं जो शुक्राणु को सक्रियता प्रदान करते हैं और उसको गति प्रदान करते हैं, और फिर शुक्राणु जाके संग्रहित हो जाते हैं शुक्राशय में। अब शुक्राशय का काम क्या है? शुक्राशय में शुक्राणु का संग्रहित होना, और शुक्राशय की द्वारा भी कुछ तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है जो शुक्राणु के पोषण के लिए काम आता है। शुक्राणु के पोषण के लिए काम आता है ताकि वो सक्रिय रहे। ठीक, शुक्राशय के बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि आती है। एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो नर में पाई जाती है। इस प्रोस्टेट ग्रंथि की विशेषता यह है कि यह बहिस्रावी ग्रंथि है और कुछ ऐसे तरल पदार्थ स्रावित करती है जो शुक्राणु को सक्रिय और उसको पोषण प्रदान करते हैं और उसकी गति में सहायता करती है। ठीक, फिर आगे आता है मूत्रमार्ग। प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे मूत्रमार्ग आता है। जो मूत्रमार्ग जो है वो शुक्रवाहिनी मिलकर और मूत्रमार्ग ये मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। यानी ये शुक्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं जो मूत्रमार्ग के द्वारा पेनिस में पहुंचती है, और इस पेनिस का कार्य है शुक्राणु को मादा की वेजाइना तक पहुंचाना। ये केवल ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। फिर हम आते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि में। यानी ये हमने देखा कि द्वितीय अंग वर्षण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और पेनिस। अब इसके बाद में हम आगे की प्रक्रिया में देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि है, और कुछ उम्र बढ़ने के बाद में, यानी बहुत मतलब नर में उम्र बढ़ने के साथ इस प्रोस्टेट ग्रंथि के आकार बढ़ता जाता है। इस प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने के कारण कभी कभी मूत्र मार्ग बंद हो जाता है, जिसके कारण बड़ी उम्र होने के बाद में नर में मूत्र मार्ग बंद होने के कारण मूत्र नहीं आने की समस्या, नहीं उतरने की समस्या हो जाती है, तो इसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं मादा जनन तंत्र में। मादा जनन तंत्र में अब नर जनन तंत्र और फिर मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र भी वैसे ही सेम टू सेम दो भागों में बटा होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग वही, इसमें उसमें था वर्षण, इसमें है अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर भी एक विशेष क्रिया होती है, जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जैसे शुक्र जनन प्रक्रिया होती है वर्षण में, वैसे ही अंडाशय में अंड जनन प्रक्रिया होती है। अंड जनन प्रक्रिया आपको नाम से पता चल गया कि इससे अंडाणु का निर्माण होता है। वही इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, वही इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। मैं ये 23 गुणसूत्र का क्या अर्थ है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि अंडाशय में अंड जनन के बाद में अर्धसूत्र विभाजन के बाद में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, ये अंडाणु जो है निषेचन के समय शुक्राणु से संयोग करके युग्मनज का निर्माण करता है, और युग्मनज ही आगे समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण में परिवर्तित होता है। फिर हम देखते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग में अंडाशय। अंडाशय का काम हो गया, पहला काम अंडजनन के द्वारा अंडाणु का निर्माण करना। दूसरा काम हो गया हार्मोन स्रवण।
हार्मोन स्रवण अंडाशय 2 हार्मोन स्रावित करता है, जिसमें पहला हार्मोन तो मैंने आपको बताया था कि मादा में गौण लैंगिक लक्षण विकसित करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। फिर अगला इससे हार्मोन जो स्रावित होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। फिर आगे देखते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग के बाद द्वितीयक लैंगिक अंग, फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका यानी हमने देखा यहाँ पे वर्षण से जुड़ी हुई थी शुक्रवाहिनी, इसी प्रकार इस फेलोपियन नलिका को कहते हैं अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी का काम यही होता है कि अंडाशय से जो अंडाणु मुक्त होता है उस अंडाणु को उस नलिका में रास्ता मिलता है, उसको एक पथ मिलता है और लक्ष्य की तरफ जाने के लिए। फिर अगली आती है गर्भाशय। गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जो मूत्राशय के ऊपर और मलाशय के नीचे होती है। जो मतलब गर्भाशय का अंतिम कार्य है कि भ्रूण का विकास करने के लिए स्थान प्रदान करना, और ये मादा में स्थापित होता है। इसके अंदर भ्रूण रोपित होता है। जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, युग्मनज बन जाता है, युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है, तो वो आगे ब्लास्टुलर स्टेज में गर्भाशय की दीवार में रोपित होता है। गर्भाशय की दीवार में रोपित होने के बाद में वहां पर प्लेसेंटा के द्वारा वो उस गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और पोषण ग्रहण करता है। फिर आगे देखते हैं वेजाइना। ये वेजाइना एक ऐसा पथ है जिससे नर के द्वारा शुक्राणु प्राप्त किए जाते हैं इस अंडाणु के लिए। अब आगे हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, कि शुक्राणु और अंडाणु का वो 23-23 वाला क्या चक्कर था। शुक्राणु और अंडाणु हमने मतलब पहले पढ़ा, हमने नर जनन तंत्र पढ़ लिया है, मादा जनन तंत्र पढ़ लिया है। शुक्राणु, अंडाशय, अंडाणु जो है ये इनका क्या महत्व देखते हैं। एक सामान्य कोशिका होती है, उसके केंद्र के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं तो उन अंडाणु और शुक्राणु में अर्धसूत्री विभाजन के कारण 23-23 गुणसूत्र बन जाते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे उसको कहेंगे निषेचन, और इस निषेचन से एक कोशिका बन जाएगी। उस एक कोशिका को कहेंगे युग्मनज। क्या बनेगी? युग्मनज। और इस 23-23 के जुड़कर 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी ये एक सामान्य कोशिका बन जाएगी। एक सामान्य कोशिका बन जाएगी। इसके अंदर बाद में जो विभाजन होंगे, इस युग्मनज में बाद में जो विभाजन होंगे वो होंगे समसूत्री विभाजन। कौन से विभाजन होंगे? समसूत्री विभाजन होंगे। समसूत्री विभाजन के बाद ये बदलता है भ्रूण में। किसमें बदलता है? भ्रूण में। अब समसूत्री विभाजन के बाद भ्रूण में बदलेगा और फिर ये फेलोपियन नलिका से होते हुए गर्भाशय में आएगा, वहां रोपित होगा, और रोपित होने के बाद में वहां पोषण ग्रहण करेगा, और पूरा जब पूर्ण विकसित होने के बाद में प्रसव प्रक्रिया के द्वारा इस दुनिया के अंदर अवतरित होगा। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा जनन तंत्र। क्या पढ़ा हमने? जनन तंत्र। जनन तंत्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। हम देखते हैं ना अपने चारों तरफ कि बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव जंतु जो हैं वो अपने समान जंतु उत्पन्न करते हैं। अब एक चीज और है, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि मतलब प्रसव प्रक्रिया के अंदर कुछ जंतु अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, कुछ जंतु अंडे देते हैं, और कुछ जंतु अर्धविकसित जंतु को पैदा करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो जंतु अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज। जैसे गाय, बकरी, भेड़, मनुष्य। ठीक, लेकिन जो जंतु अंडे देते हैं वो कहलाते हैं अंडज। जैसे मुर्गी, बतख और भी जो अंडे देने वाले जीव जंतु हैं वो सभी अंडज हो गए। फिर एक होती है मार्सुपियल प्रजाति, यानी जैसे कंगारू,
इस कंगारू के अंदर ऐसी स्थिति होती है कि इसमें जीव अर्धविकसित ही बाहर आता है, अर्धविकसित अपने मां के शरीर से बाहर आता है। तो अर्धविकसित आने के कारण वो संपूर्ण रूप से विकसित नहीं होने के कारण इस जगत में जी नहीं पाता। इसलिए अब इसकी माता के पेट के पास अधर स्थल पर एक विशेष प्रकार की थैली होती है जिसमें दुग्ध ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियां होती है। तो माता के द्वारा उस थैली में उस बच्चे को रखा जाता है और जब तक वो पूर्ण विकसित नहीं हो जाता तब तक उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सर्जन और पाचन, उसके लिए भोजन के लिए उसकी स्तन ग्रंथियां होती है, उससे दूध पीता रहता है और वहीं पर रहता है जब तक विकसित नहीं होता। और विकसित होने के बाद में वो उस थैली से बाहर आ जाता है। तो प्रकृति ने बहुत अलग अलग तरीके के सुंदर सुंदर तरीके से इस प्रकृति के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए तरीके बनाए हैं। तो हम सोचते हैं कि प्रकृति ने जो हमारे शरीर के अंदर इंजीनियरिंग की है, वो ऐसी इंजीनियरिंग बहुत ही अद्भुत और उम्दा प्रकार की इंजीनियरिंग है। तो इसलिए हमें स्वस्थ संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए, संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए और अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। किशोरावस्था में हमको विशेष प्रकार से क्या करना चाहिए, किशोरावस्था में अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए, अपने माता पिता से संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए अपने माता पिता से, व्यायाम करना चाहिए, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए और अपना एक समय सारणी के हिसाब से हमको कार्य करने चाहिए। ठीक है, आज का अपना टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आज का अपना टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आगे के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। अब ये तंत्रिका तंत्र जो है वो इन सब का समन्वय करता है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सभी तंत्र आपस में समन्वय करके कार्य करते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो उसी प्रकार ये तंत्र भी जो है वो प्रकृति के साथ समन्वय करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद में आता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र तो सभी तंत्रों का राजा है। तंत्रिका तंत्र नहीं हो तो सभी तंत्र कोई आपस में समन्वय नहीं कर सकते। वो तंत्रिका तंत्र ही याद करता है कि भोजन अब अमाशय में आ गया है, उसका पाचन करना है। वो तंत्रिका तंत्र ही याद करता है कि अब श्वास लेना है, ऑक्सीजन फेफड़ों में भरी हुई है तो उसको कहाँ भेजना है। वो तंत्रिका तंत्र ही करता है कि हृदय को पंप करना है। अगर तंत्रिका तंत्र कोई काम भूल जाए तो फिर क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो उसी तंत्रिका तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र में सामान्यतः हम इसका जनरल नॉलेज रखते हैं कि तंत्रिका तंत्र में क्या क्या चीज होती है। तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिष्क होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच सुरक्षित हमारा मेरु रज्जु होता है, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ होता है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर मैं आपको समझाने में सफल हुआ तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इजी वे में आपको समझ में आ गया है तो मेरे किसी अन्य साथी को भी इससे लाभ होना चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को जीएस गुरु आशु जी को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी सब्सक्राइब ऑल करें, ताकि मैं जितने भी यूजफुल वीडियो अकादमिक परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है बनाता हूं, वो आपको निर्विघ्न रूप से प्राप्त होते रहें। इसलिए आप सब्सक्राइब ऑल करें। आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज का मेरा यही संदेश है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और संतुलित भोजन ग्रहण करें। धन्यवाद। जय हिंद।